ध्यान रहे, जो अलग अलग गद्य विधाएं हैं, जैसे गत सत्र में आपने आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और वृत्त यात्रा वृत्त लेखन को पढ़ा था। उसी प्रकार कुछ अन्य विधाएं आपके सम्मुख रखनी है, जिनमें से एक विधा जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वह डायरी है। इसके बाद एक व्यंग्य पढ़ना है आपको, एक पत्र पढ़ना है और एक जीवनी पढ़नी है। तो जो डायरी है, डायरी का मतलब हमने इससे पहले भी समझा था कि दिन भर आप जो कुछ काम करते हैं शाम को उसे थोड़े शब्दों में लिख करके रखना, जिससे क्या होता है कि हमारी क्या गलतियां हुई या हमने कोई सुखद अनुभव किए, ये सारे के सारे हम समझ सकते हैं। उसका एक लेख अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में रख सकते हैं। अब डॉक्टर रजनी गुप्त जी, जो स्वयं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे प्रथितीय विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई हैं, वो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए मार्गदर्शक कुछ तत्व इन दिनों की डायरी के माध्यम से लिख रही हैं, जिनमें से अगला दिन है 15 अप्रैल 2003। देखिए, अब तक जितने भी दिन हमने पढ़े उसमें स्थान का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार, यानी इस जो टाइटल दिया गया है गोवा 15 अप्रैल 2003, इस प्रकार से टाइटल दिया है। गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हूं मैं, अनायास स्वतः स्फूर्त शब्द स्वयं मुंह से निकल पड़ते हैं। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। कैसे गोवा की भूमि, आप ध्यान देते हैं कि गोवा जो समुद्र किनारा है जिसको बीच कहा जाता है, तो एक बहुत प्राकृतिक आकर्षण का विषय स्थान है। समुद्र की वेग से आती लहरें पल भर में अपने भीतर समेट लेती हैं शूद्र जीव जंतुओं को, कचरे को और चींटी जैसे हमारे वजूद को भी। देखिए, समुद्र की लहरें बड़े वेग से आती हैं, और वो अपने भीतर छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, घोंगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए मराठी में उसे घोंगे के लिए अलग अलग छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, वो अपने आप में उसमें सामान लेते हैं। गोगल गाय कहते हैं घोंगे को। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वह हमारे वजूद को, मनुष्य के भी अस्तित्व को भी वह अपने भीतर समा लेता है। और सबसे ज्यादा कचरा, आप जानते हैं कि हमारे घर में जो हम कचरा लेते हैं वो कहीं नदी नालों में डालते हैं, नदी नालों से समुद्र में चला जाता है, तो ये गंदगी भी वहां बहुत ज्यादा आ जाती है। कहाँ इंसान की क्षुद्रता, यानी कितना छोटा इंसान है, हीनता कितना हीन है वह, और तुच्छता का और छोर नहीं है। देखिए, मनुष्य की अपनी मर्यादाएं हैं, मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। बहुत छोटा है मनुष्य, बहुत हीन है, बहुत ही तुच्छ मनुष्य है, इसका कोई और छोर नहीं। और कहाँ अपने धड़धड़ाते धड़कते सीने की विशालता और सहृदयता के लिए समुद्र की वर्तुलाकार है। और समुद्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है समुद्र। देखिए, कहा जाता है कि समुद्र की गहराई नापने वाला कोई अभियंत्र नहीं बना हुआ है। इतना ही नहीं, समुद्र में जो लहरें निकलती हैं, वृत्ताकार या वर्तुलाकार, गोलाकार निकलती हैं, उनका भी कोई और छोर नहीं है। यानी कितनी वर्तुलाकार, इन वेगवती लहरों के सामने इंसान की सत्ता की क्या बिसात है ही क्या मनुष्य। ध्यान रखिए, आज हमें एक 1.5 साल 2 साल से 1.5 ही साल मान लीजिए, कोरोना ने हमें हमारी औकात दिखा दी है। यानी है क्या मनुष्य की बिसात। मनुष्य जो सोचता है, मनुष्य जो करता है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकता। न निसर्ग के आगे जा सकता है, प्रकृति के आगे जा सकता है, परमात्मा के आगे जा सकता है, कुछ नहीं। वो कितना भी विकास कर ले, कितनी भी प्रगति कर ले, एक थपेड़ा ऐसा प्रकृति का आता है कि मनुष्य का जो है वो नहीं बन जाता है।
इसकी हलचल को ध्यान से देखती हूँ, बाप रे, कितनी खलबलाहट भरी है इसके भीतर, यानी समुद्र के भीतर कितना कुछ है। यानी समुद्र पता नहीं उसके पेट के अंदर कितना कुछ भरा है जिसको वह न जाने कैसे सहता है। दुनिया भर में फैले इस विशाल समुद्र को देखते हुए इंसानी जीव चींटी से भी कमतर लघुता समेटे हुए है। अगर समुद्र का अस्तित्व देखा जाए, समुद्र का रूप देखा जाए, तो मनुष्य एक चींटी से भी कम है। जैसे भड़बड़ाता समुद्र समंदर तट पर आकर पटक देता है लहरों को, या अपने हाथ पैरों को तट पर आकर पल भर के शांति सुकून भरी सांसें भरता है, फिर सोचता है कहाँ जाएं अब। यानी समुद्र भड़बड़ाता हुआ आता है और अपनी लहरों से पटक देता है किनारों पर, यानी किसको, लहरों को। लहरें ही उसके हाथ पैरे मान लीजिए, और फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, सुकून भर 2-4 सांसें लेता है, फिर सोचता है जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। इतना वेग से आकर के लहरें हमने पटक तो दी तट पर, लेकिन अब क्या करें, क्या करें। कहीं तो सीमाएं बनानी पड़ेंगी। ध्यान रखें, समुद्र की भी सीमाएं हैं। समुद्र भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। कभी कभी ज्वार भाटे में थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन समुद्र को भी अपनी मर्यादाएं पता है, लेकिन इंसान को नहीं। वो सीमाएं बनानी पड़ेंगी। जब विवश होता होगा तभी मौन भाव से नियति मानकर किनारे पर पटकता होगा अपना ऊर्जा से भरे आकार को, मतलब जो ऊर्जस्वित आकार है, जो ऊर्जा है उसके भीतर, वो ला करके उस ऊर्जा को ला करके लहरों के रूप में वो तट पर पटकता होगा। इसके सीने में चांद को छूने की जबरदस्त आकुलता है। आप जानते हैं कि आप साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको इस बात का पता होगा कि जो ज्वार भाटा होता है, मराठी में जिसे भरती ओहोटी कहा जाता है, वो चांद के कारण होता है। यानी जब चांद पृथ्वी के नजदीक होता है तो ज्वार हो जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है तो भाटा होता है, भरती ओहोटी, जिसको अंग्रेजी में हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। तो चांद को छूने की इस समुद्र की बहुत व्याकुलता है। कितनी बेचैनी और विकलता उसमें है। जैसे ही आसमान के चांद का अक्स, अक्स मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या चित्र, जैसे हम अपने आप को खुद दर्पण में देख लेते हैं, या इस समय अगर जब मैं खुद को अपने आप को यहाँ गूगल मीट के इस स्क्रीन पर देख रहा हूँ, वैसे ही जैसे ही आसमान चांद का अक्स उनके भीतर आकार प्रकार लेता है, वह तीर की तरह सनसनाता हुआ एक बार फिर दुगुने तिगुने चौगुने वेग से दौड़ पड़ता है उसे छूने के लिए, मतलब चांद को छूने के लिए। उसके जज्बात, बेचैनी और प्रेमिका को पाने की हुलस, जिस प्रकार से कोई प्रियकर अपनी प्रेमिका को पाने का उल्लास रखता है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र चांद को पाने की कोशिश कर रहा है। बार बार पूरे दमखम के साथ फड़फड़ाता है, उतना ही उतावलापन, वैसे उतावलापन होता है। उफ, समुद्र की अटकेलियां देख करके हैरान हूँ। इतनी विशाल काया लिए, इतना बड़ा समुद्र है, उसका शरीर, काया मतलब शरीर, इतने बड़े हैं। इतनी उदारता के बावजूद अपने सीने में दर्ज लाइलाज बेचैनी से बीमार समुद्र सदियों से अभिशप्त रहा है। अभिशप्त, शाप दिया गया है उसे शायद। इसका इतिहास कितने क्रूर और विभत्स कारनामों से भरा पड़ा है। यानी समुद्र का इतिहास देखा जाए, आप जानते हैं कि भारत की खोज को निकला हुआ कोलंबस अमेरिका चला गया, और उसने क्या किया, समुद्र में हजारों जहाज लेकर गया। वास्को डी गामा हो या कोई अन्य हो, ये सारे के सारे समुद्री लुटेरों के बहान खुद लुटेरे बन गए समुद्र के। और समुद्र में जितने पाप हुए हैं शायद कहीं और नहीं हुए, धरती पर तो हुए ही नहीं होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कितने ही क्रूर और विभत्स कारनामों से ये समुद्र का इतिहास भरा पड़ा है। आप तो टाइटैनिक का एक जानते हैं। टाइटैनिक तो वैसे एक सामान्य जहाज था, लेकिन जिन जहाजों से माल का आवागमन किया जाता था, इधर उधर लोग लिए जा रहे थे, आदान प्रदान किया जा रहा था, उसको न जाने कितने लुटेरों ने लूटा, कितने कितने खून किए, कितने खून के दरिया बहाए समुद्र में, पता नहीं। क्या उसे अपनी चाहत का एक टुकड़ा भी मैसर नहीं होता? उसे चांद जैसा टुकड़ा भी मैसर नहीं है? यानी उसकी एक भावना का जो एक दर्द भरा कोना है, उसके लिए कोई दवा नहीं है।
क्या इसके सीने में इतनी आग भरी पड़ी है कि वह हर हाई टाइड में इतनी जोर से उफन कर चांद को छूने की कोशिश करता है? यही फितरत इंसान की भी, ध्यान रहे। हर चीज को देखिए, एक अलंकारों में जो प्राचीन अलंकार शास्त्र है उसमें स्वभावोक्ति अलंकार होता है, और जो नया अंग्रेजी अलंकार शास्त्र है उसमें कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। हर चीज का मानवीकरण किया जाता है। यहाँ समुद्र का भी मानवीकरण करने की कोशिश यहाँ लेखिका कर रही है रजनीगुप्त जी। यही फितरत इंसान की भी है। वह जब वह यहाँ वहाँ के रास्तों पर भटकता हुआ चलता रहता है और हासिल कर नाम पर शून्य, ध्यान रखिए, मनुष्य ने पाया क्या है आज तक? ध्यान रखिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, इतना ये किया वो किया वो किया, अंत में हाथ में क्या है? शून्य, एक बहुत बड़ा शून्य। दूर दूर तक कुछ भी प्राप्त नहीं है। कुछ प्राप्त होने की या जो प्राप्त करने की कोई चीज नहीं रही उसे। लौटते हुए फिर वही तपती रेतीली खाली पीली जमीन। अगर वापस वो लौटता है अपने घर, तब भी क्या रहता है उसके साथ? सिर्फ वो रेती। समुद्र की भी वही नियति है। थोड़ी देर के लिए जब वो ज्वार हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए जो समुद्र किनारे की गर्म रेत होती है थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाती है, फिर वापस चले जाती है वो लहर, तो फिर से वो गर्म बन जाती है। यानी खाली पीली जमीन मात्र रह जाती है, मनुष्य के जीवन में हो चाहे समुद्र के जीवन में। शायद यही अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद्व ता उम्र चलता रहता है। अंतर्विरोध, हमें क्या पाना है, हम क्या पा सकते हैं, और किस चीज को पाने के उपरांत हम संतुष्ट हो जाएंगे, इसका कोई कोई समाधान मनुष्य के पास नहीं है। और ये जो अंतर्द्वंद्व है, अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है एक प्रकार का, ये हमेशा चलता रहता है मरते दम तक मनुष्य के मन में। सपनों और हकीकतों के बीच एक बड़ा अंतराल होता है, बहुत बड़ा अंतराल होता है। अंतराल मतलब गैप, डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। सपने अलग चीज है और हकीकत अलग चीज है। स्वप्न अलग चीज है और तथ्य अलग चीज है। हमारी चाहतों को जमीन नहीं मिल पाती है। यानी जो चाहते हम हैं, जिस जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो किसी एक विशिष्ट भित्तिका पर खड़ी नहीं रह सकती। उसकी उसका बेस नहीं बन सकता। जबकि जिस जमीन पर पैर टेकते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिस जमीन का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां सपनों की कोई गुंजाइश नहीं। वहां केवल हकीकत है, हकीकत है और हकीकत। कैसी विडंबना है ये! यानी सपने जिस आधार पर हम देखना चाहते हैं, वो आधार भी हमारा पक्का नहीं है। इसलिए मनुष्य को ज्यादा सपने भी नहीं देखने चाहिए। क्योंकि ध्यान रहे, सपने देखने का मतलब क्या है? अधिक इच्छाओं में रममान न होना। नॉस्टेल्जिया, जो भूतकाल में ज्यादा रममान मत रहे, और भविष्य की ज्यादा चिंता भी मत करें। जो वर्तमान है उस वर्तमान में जितना अच्छा हो सके उतना करने का प्रयास करें। ध्यान से सुनती हूँ लहरों को, जैसे चांदी के कलदार सिक्के बज रहे हों। चांदी के, पहले चांदी के रुपए हुआ करते थे। चांदी को रौप्य कहा जाता है, इसलिए रौप्य से बना हुआ रुपया, ये उसका अर्थ है। चांदी के सिक्के बज रहे हों, ऐसा आवाज हो रही है जैसे समुद्र के पैरों में। मतलब समुद्र, जैसे समुद्र के पास जाते हैं तो जो वहाँ लहरें आती हैं, उनकी आवाज ऐसे लगती है मानो चांदी के सिक्के बज रहे हो। फेन न होकर चांदी का वर्क बिछा हो किनारों पर। फेन मतलब फेस, जिसे कहा जाता है मराठी में, फेस। तो ये कि अगर आप कभी गए होंगे समुद्र के किनारे में, तो बहुत बार गया हूँ, खास करके स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में, वहाँ बैठ करके समुद्र किनारे देखते हैं कि जितना पानी आता जाता है उतना ही फेन ज़्यादा बढ़ता जाता है, फेस ज़्यादा बढ़ता जाता है। और वो फेस फेन न हो करके ऐसा लगता है मानो चांदी का वर्क बिछा हो। अगर आपने चांदी के वर्क लगी हुई मिठाइयाँ खाई होंगी आपने, तो उसमें देखा होगा कि आपने उस किस प्रकार से चांदी मिठाइयों के चारों ओर लगा दी जाती है। वैसे ही सभी किनारों पर ये चांदी का वर्क इन फेन के रूप में दिखता है। या फिर समुन्द्र की न थमने वाली हंसी हो। यानी ये जो आवाज हो रही है किनारों पर, बार 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 आवाज हो रही है लहरों की, ऐसा लग रहा है कि समुन्द्र हमेशा हंस रहा हो। समुन्द्र की न थमने वाली, न रुकने वाली हंसी हो, जिसके उजले दांतों की धवलता, धवलता मतलब सफेदपन की उजास, उजास मतलब चमक,
दूर दूर तक नजर आती हो, ऐसा लग रहा है मानो। कहते हैं रत्न गर्भा है समुद्र। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मूल्यवान रत्न समुद्र में ही मिलते हैं। कहते हैं रत्न गर्भा समुद्र, होगा जरूर। यानी समुद्र के गर्भ में बड़ी बड़ी अनमोल चीजें छिपी हुई हैं, बड़े बड़े रत्न हैं, बड़े बड़े हीरे हैं, बड़े बड़े मोती हैं। भीगी देह लिए कमरे तक लौटती हूँ, बालकनी में खड़ी होकर देखती हूँ, चारों तरफ पसरी है अटूट शांति, जहां शब्द अपने अर्थ को वहन करना भूल जाएं। शब्द, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को जहां रोक दे, मतलब पूरा कर नहीं पाए, ऐसी स्थिति भी बन जाती है, वो अपने अर्थ का संवहन भी नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा लगता है जैसे शब्द के अर्थ विस्तार की क्षमता चुक गई हो। यानी एक शब्द कितने अर्थ का विस्तार कर सकता है, उसकी क्षमता चुक गई हो, मतलब समाप्त हो चुकी हो, और हम सारी दुनिया से कट गए हों। बस चारों तरफ बिछा है सौंदर्य, शांति, सुकून और घुमक्कड़ों के जत्थे। घुमक्कड़ मतलब जो घूमने के लिए वहां आते हैं, जो यात्री हैं, ऐसे लोगों के जत्थे वहां दिखाई पड़ता है। जल जल ही समाना, ये एक दोहा आ जाता है, शायद किस कवि का है, मुझे याद नहीं, लेकिन जल जल ही समाना, जल जल में समा जाता है। उसी प्रकार शायद कबीर का दोहा है ये जो तर्ज है, मतलब इस तर्ज पर ऐसा लगता है मानो सारी नदियां समुद्र में आके मिलते हैं। समुद्र का पानी, नदी का पानी समुद्र में आकर के बन जाता है। अब उसे आप ये इस नदी का पानी ऐसा अलग करके देख नहीं सकते। एक पानी दूसरे पानी में जब समा जाता है तो दो पानियों को अलग नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि राजहंस नाम का एक काल्पनिक पक्षी है जो दूध को निकाल करके पानी पानी छोड़ देता है, लेकिन ऐसी कोई काल्पनिक शक्ति भी आज तक हमारे सामने नहीं आई है जो दो प्रकार के पानियों को घुल मिल जाने के बाद अलग कर सकती है। बिल्कुल नहीं। अपनी मिठास से समुद्र के खारेपन को तृप्त कराने, मतलब जो नदी का पानी होता है वो मीठा पानी होता है, वो समुद्र के खारे पानी के खारेपन को कभी कम कम नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। मगर अफसोस कि समुद्र अपना स्वाद नहीं छोड़ पाता। मतलब इतने मीठे पानी की नदियां समुद्र में हर रोज समा रही हैं, फिर भी समुद्र का खारा पानी मीठा नहीं हो सकता। समुद्र अपना खारापन कभी छोड़ नहीं सकता। दुनिया भर का कचरा जो झेलता है, दुनिया भर की गंदगी उसमें आकर गिरती है, दुनिया भर का कचरा आकर गिरता है। आती जाती लहरों का आपस में टकराना, मिलना, फिर अलग हो जाना, क्या यही हमारा जीवन भी है? ध्यान रखिए, जो टकरे आपस में, जो लहरें आपस में टकराती है, मिल जाती है, घुल मिल जाती है, और फिर थोड़ी देर के लिए अलग हो जाती है, और हमेशा के लिए अलग हो जाती है। देखिए, अगर आपने मराठी के प्रसिद्ध कवि जिनका गीत रामायण पढ़ा होगा तो उसमें एक वाक्य आता है, दोन ओंडक्याची होते सागरात भेट, एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ। तो इस प्रकार से हमारी जिंदगी है, मनुष्य के जीवन है। कितना भी वो सोच ले, कितना भी समझ ले, फिर भी आती जाती लहरों का आपस में टकराव है, मिलना है, फिर अलग हो जाना है। क्या है हमारा जीवन भी? क्या है मनुष्य की बिसात? क्या है मनुष्य का वजूद? क्या है मनुष्य की जिंदगी? क्या है? कुछ नहीं। बेचैन आत्माएं मिलती हैं, बिछड़ती हैं, फिर मिलती हैं, अक्सर अपने वजूद को भी ध्वस्त कर देती हैं नदियां। यानी यहाँ नदियों को बेचैन आत्मा कहा गया है। सारी नदियां समुद्र से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को वो समुद्र में मिला भी देती है, समाप्त भी कर देती है, लेकिन दो बेचैन आत्माओं को तृप्ति कभी मिलती है क्या? नहीं। न नदियां शांत होती हैं और न समुद्र शांत होता है। भीतर से अकुलाती मछलियां छलांग लगाती हुई कुछ सेकंड के लिए ऊपर आने के लिए उछल तो जाती हैं, उछाल लगाती तो हैं, तभी मछुआरों के फैलाए जाल में फंस भी जाती हैं। समुद्र में जो अलग अलग मछलियां हैं वह मछुआरों के जाल में फंस जाती हैं। अक्सर अटकेलियों में ही फंस जाते हैं हम। मतलब थोड़ी देर के लिए उन मछलियों को लगता है कि हम उछल कर पानी के बाहर निकल कर फिर पानी में जाएंगे, तभी पकड़ी जाते हैं। वैसे ही हम असावधानता के क्षण में, मजे के क्षण में पकड़े जाते हैं क्रूर नियति के द्वारा। इन विशाल लहरों पर विजय पाने की कई युक्तियां निकाली है मनुष्य ने। मनुष्य ने पता नहीं कितनी कितनी युक्तियां निकाली हैं।
समुद्र पर विजय पाने की। लेकिन तमाम तरकीबों के बावजूद इंसान समुद्र की लहरों पर यात्रा करने का जोखिम उठाता है। यानी वो जोखिम उठाता है। अगर आपने एक फिल्म देखी होगी, शायद अंग्रेजी फिल्म थी लेकिन भारतीय वातावरण पर अवलंबित थी, लाइफ ऑफ पाई नाम की। अगर वो आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि समुद्र का जीवन कितना कठिन होता है। यानी इतनी जोखिम वो उठाता क्यों है? भाई वाह, कितना रोमांचक एहसास है इन लहरों पर यात्रा करना। समुद्र की लहरों पर नाव में बैठ करके या छोटी सी होड़ी में बैठ करके यात्रा करना बहुत ही आकर्षक है, हाँ? लेकिन उतना ही कठिन भी है। उस पल महसूस होता है कि काश इस महाप्राण समुद्र की विराट आत्मा की तलहटी तक छूने को मिलती। मतलब समुद्र का जो तल है उसको छू हम सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। काश हम फील कर पाते। फील अंग्रेजी शब्द है FEEL। फील का मतलब होता है महसूस करना, अनुभव करना। हम फील कर पाते हैं कि इसके धड़कते सीने को। काश हम किसी तरह टटोल पाते इसकी छाती को। क्या चल रहा है इसकी छाती में? टटोलना, जान पहचान करना, समझना, जिसमें कितनी बेकली, बेचैनी, मुक्ति की तलब, मुक्ति की आकांक्षा, अदम्य जिजीविषा, जीने की अनिवार्य इच्छा और छटपटाहट भरी है समुद्र के सीने में। वर्णनातीत है इसके बारे में कुछ भी लिखना। लगता है सब कुछ पहले लिखा जा चुका है। सब कुछ पहले लिखा जा चुका है, फिर भी लिखना व्यर्थ है। मैं भला क्या शब्द दे पाऊंगी। हाँ, इसमें बेचैनी भी है, ऊर्जा का अक्षय भंडार भी है, उष्मा भी है, गर्माहट और उष्मा तो है तो खलबलाहट भी बेशुमार है। छटपटाहट इतनी कि छलक पड़ने को बेताब है। अंदरूनी बौखलाहट इतनी जबरदस्त है कि पल भर चैन लेने की इच्छा इसे नहीं होती। ये सतत कर्मरत है। समुद्र हमेशा कर्मरत रहता है, काम करता रहता है। तभी तो बार बार लहरों को लाकर पटक देता है अपने तट पर, या लहरों के माध्यम से खुद को पटक देता है। लो देख लो इसे, नियति की सीमा रेखाओं में हम सब बंधे हुए हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, जो नियति ने हमें नियत करके दिया है उस सीमा रेखा को तोड़ करके हम आगे नहीं जा सकते। सोचती हूँ अपनी अक्षय, अनंत, अमिट, अमर आकांक्षा समेटे विशाल दैत्य भी अंत में कितना बेबस होकर खुद को लापटकता है समुद्र की तरह। मगर वह करे भी तो क्या करें, इसका जब असहनीय आवेग थम नहीं पाता, सतत गड़गड़ाहट अट्टहास में बदलने लगती है, तभी वहां सुनामी जैसा हादसा घटता है। यानी जो खुद को समेट नहीं पाता वह विध्वंस की जगह बन जाता है। आप जानते हैं समुद्र में भी भूकंप होते हैं, और समुद्र में जो भूकंप होते हैं उनको जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। और इस सुनामी शायद 2007 को हुई थी हमारे सामने, 2007-8 को। तो उस समय देखिए कि सुनामी में केरल और तमिलनाडु के बहुत सारे तटीय क्षेत्रों में बहुत हाहाकार मची हुई थी। यानी जो अपने व्यक्तित्व को संभाल नहीं पाता वह कहीं ना कहीं विध्वंस का कारण बन जाता है। इसलिए अधिक सोचना नहीं चाहिए, अधिक अविचार भी नहीं करना चाहिए। अधिक विचार भी गलत है, अविचार भी गलत है। और हमारे में अंदर से जो उमड़ घुमड़ कर आ रही बातें वो किसी बहुत बड़े विध्वंस के कारण न बने, किसी बहुत बड़ी वारदात का कारण न बने, इसका यहाँ एक उल्लेख किया गया है। अगला दिन है 19 अप्रैल 2003। अब देखिए ये तो समंदर की बात हुई, अब आकाश की बात है। देखिए मनुष्य के जीवन में जो पंच महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यानी धरती है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन सब से हमारा शरीर बना है। और इसमें से बहुत महत्वपूर्ण तत्व है आकाश। अब आकाश की ओर 19 अप्रैल 2003 की डायरी में रजनी गुप्ता जी लिखती हैं, उड़ान कैसे भी हो हमेशा थ्रिलिंग, रोमांच और मादक होती है। उड़ान भरना कैसे है? ये थ्रिलिंग, रोमांचक और मादक होती है। हम नशे में जाते हैं। पहली बार 40 साल की उम्र में
हवाई जहाज की यात्रा की। लेखिका ने पहली बार अपने जीवन में 40 वर्ष की आयु में हवाई यात्रा की है, हवाई जहाज की यात्रा की है, विमान की यात्रा की है। पलक झपकते ही हम सैकड़ों मीटर ऊपर पहुंच जाते हैं और हमारे नीचे छूट जाते हैं पेड़ पौधे, मकान, सड़कें, गलियां, लंबे चौड़े रास्ते, पार्क और न जाने क्या क्या क्या। देखिए क्या क्या हो रहा है। यानी एक बार हम विमान से ऊपर ऊपर उठते जाएं तो हमें ऐसा लगता है मानो मानो हमारे साथ की जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें छूट रही हैं। कौन कौन सी चीजें छूट रही हैं? क्या क्या चीजें छूट रही हैं? पेड़ पौधे, मकान, सड़कें, गलियां, लंबे चौड़े रास्ते, पार्क, न जाने क्या क्या। जैसे जैसे हम ऊपर 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 और ऊपर उड़ते जाते हैं हमारे इर्द गिर्द बिखरी तुच्छताएं, हीनताएं, मलिनताएं उड़कर काफुर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई है कि थोड़ी देर के लिए हम जैसे विमान में बैठते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत बातें छूट रही हैं। जिस जमीन के लिए, जिस जायदाद के लिए इतने बड़े झगड़े होते हैं वो सब नश्वर है, नष्ट हो रहा है। बाहर बिखरी धूप के कतरे धुंधलके में बदल जाते हैं और खिड़की से दिखती है अनंत धरती। केवल अब धरती दिखाई दे रही है और ऊंचे और बड़े बड़े दरख्त पलक झपकते नन्हे नन्हे खिलौने बन जाते हैं। दरख्त मतलब बड़े बड़े वृक्ष। बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो छोटे छोटे खिलौने बन गए। इसी तरह सड़क पर चलती कारें माचिस की डिब्बी जैसी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। क्या करती हैं ये? यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, कारें जो हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो माचिस की डिबिया हो, छोटी बन जाती है। जितनी ऊंचाई पर पहुंचती जाती हूँ रोमांचक एहसास से भर जाती हूँ। क्या हमारे ऊपर उठे जाने से नीचे की चीजें बदल सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद नहीं। मतलब हमने विमान में बैठ करके ऊपर देखा और भारत पाकिस्तान का झगड़ा खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो ठोस धरती की सच्चाइयां हैं हमारे विमान प्रवास से कुछ बदलने नहीं वाली है, शायद नहीं। पर हम भी महत्वाकांक्षाओं के भंवर में फंसते जाते हैं। नीचे का सब कुछ यथावत, हम कितनी भी हम ऊंची उड़ान भरे, कितनी भी महत्वाकांक्षा में चले जाएं, हम धरती के सत्य को बदल नहीं सकते। आसमान छू लेने की तमन्नाएं हमारे भीतर जबरदस्त आवेग भरती जाती हैं और हम पीछे छूटी दुनिया को इस दौरान भूल जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। छोटे बड़े शहरों के गगनचुंबी अट्टालिकाएं, अट्टालिका मतलब इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी छोटी लगने जाती हैं। छोटे छोटे महल, खेत, नदी, बावड़ी, सब कुछ बारीक लकीर की तरह नजर आती हैं। अब इसका एक मैं उदाहरण दूंगा। आपके मोबाइल में गूगल मैप होगा, गूगल मैप के माध्यम से आप अपने घर को देखिए कितना छोटा नजर आता है। या गूगल मैप का वो थोड़ा सा स्पर्श करके बदल कर देखो समुद्र के ऊपर कहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। यह एक ध्रुव सच्चाई है, मतलब अटल सच्चाई है कि जब हमारे भीतर आसमान छूने की ललक, आतुरता यानी महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया, तभी आज हम वहां तक उड़ पाने में कामयाब हो रहे हैं। ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में महत्वाकांक्षाओं का महत्व जरूर है। वो तब उड़ पाया जब उसने मन में पहले ठान लिया। यानी ऑल्बर राइट और विल्बर राइट ने जो विमान का आविष्कार किया, उस विमान के आविष्कार को पहले उनके मन में पहले चीज आई और वो व्याकुलता। देखिए, विकास के जो पड़ाव हैं उन पड़ावों में सबसे पहली चीज होती है महत्वाकांक्षा। अगर वो महत्वाकांक्षा आ जाती है तो ही मनुष्य उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। अन्यथा उसी धरती के खूंटे को ताउम्र पकड़े रहो। जिस प्रकार से गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है और गाय उसी खूंटे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वैसे हमारी दुनिया रहती है उसी संकरी दुनिया में। संकरी मतलब संकीर्ण, यानी छोटी सी दुनिया में बैठे रहो। वही एक रास्ता, ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होती है एक रास्ता की। कुछ अलगाव नहीं है, वही बैठे रहो, उसी प्रकार काम करते रहो। यानी इससे अच्छा कुछ थ्रिलिंग वाला, रोमांचक, कुछ साहसी कारनामा मनुष्य करना चाहता है। उसी एक रास्ता में, वही फीकेपन में,
वही यथास्थितिवाद में वो जी नहीं सकता। यथास्थिति जैसे थे स्थिति में कभी नहीं रहता मनुष्य। मनुष्य कुछ अन्य करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, कुछ साहसिक कार्य करना चाहता है। जब भी हमारे भीतर नई स्पिरिट भरने लगे, नया उत्साह भरने लगे, हमें अपने भीतर उड़ान का जज्बा कायम करना होगा, कायम रखना होगा। उड़ान का जज्बा ने उड़ने की ताकत, उड़ने की इच्छा, आकांक्षा रखनी होगी, तभी जिंदा दिली बहाल रहेगी। बादलों के ढेर को पीछे छोड़कर हम आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगता था जैसे हम किसी सफेद द्वीप की ओर बढ़ते जा रहे हों, या सफेद ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच गए हों। यानी जैसे मैंने तो 17-18 बार मैंने विमान प्रवास किया है, इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि जब चारों ओर सफेद रंग के बादल छाए होते हैं, यानी मैंने हैदराबाद से कलकत्ता, पुणे से दिल्ली, और यहाँ तक कि मैंने मुंबई से मॉरिशस का और मॉरिशस से मुंबई तक का भी विमान से प्रवास किया हुआ है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें होती है कि ऐसा लगता है मानो सभी ओर सफेद 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 ही है। रुई का अनंत खजाना, रुई मतलब कपास, कपास जिस प्रकार सफेद होती है वो जिसे बादलों के रूप में दिखाई दे रही है, वो रुई का अनंत खजाना भर गया हुआ हमारी आंखों के सामने। ये जो बादलों की विशाल श्रृंखला पहाड़ों की शक्ल में दिख रही है, जैसे वह वाकई किसी परिलोक का जादुई संसार हो, जादूगर का या परियों का संसार हो, ऐसा लगता है मानो। नीचे झांका तो पूरी धरती जैसे एक संकरी गली बन गई हो, संकीर्ण छोटी सी गली बन गई हो। लंबी सी गोल गली से निकलता रास्ता अचानक पहाड़ियों की भूल भुलैया में खो गया है। ऊपर से देखने पर कितना ही बड़ा शहर क्यों न हो, सब कुछ मुट्ठी में बंद एक छोटे नन्हे खिलौने की तरह नजर आता है। किसी आर्किटेक्ट ने जैसे शहर को मुट्ठी में कैद कर लिया हो। ऊपर से दिखने पर ये नन्हे नन्हे शहर घोंसले बन जाते हैं, घोंसले घरटे पंछियों के। और महानगरों की लंबी चौड़ी सड़कें जैसे गांव की पगडंडियां हों, जिन्हें हम बचपन में नंगे पैर उछलते कूदते दौड़ते भागते नापा हो कई बार। बड़े बड़े दरख्त मतलब वृक्ष छोटे छोटे गमलों में तब्दील हो गए हों, बदल गए हों। हम सब इस समय पटना एयरपोर्ट पर उतरते हुए शहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। नीचे उतरते हुए छोटी छोटी चीजें बड़ी होने लगती है। ध्यान रखिए कि विमान में बैठकर आप जैसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी हो जाती हैं, और जैसे उतरते नीचे, नीचे उतरते उतरते नीचे आते हैं तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बड़ी बड़ी बनते आती हैं। आज हम यहीं रुकेंगे, कल की तासिका में और आगे का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।